कहां तक पढ़ लिए थे बेटा, बताओ, बताना बेटा एक बार। अच्छा, क्वेश्चन करवाया था और जितने पॉइंट थे वो तो अपन ने डिस्कस कर ही लिए थे, है ना। अपन ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? सांद्रता में परिवर्तन, दाब, आयतन, ताप, अक्रिय गैस का मिलाना। ये टोटल अपन ने कितने पॉइंट ऐसे डिस्कस किए थे? 5। याद है कुछ? तो बताओ बेटा वापस से। रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट कम करेंगे, प्रोडक्ट कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ज्यादा मोल, वॉल्यूम कम करेंगे, दाब बढ़ाएंगे, दाब कम करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, किसकी तरफ? एंडो, ताप कम करेंगे। क्लियर है? अक्रिय गैस को मिलाएंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। कहां शिफ्ट होगा? अधिक मोल की तरफ। कांस्टेंट वॉल्यूम पर नो चेंज। अच्छा, एक रिएक्शन दे रहा हूं, उससे बताना। वापस से मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं बेटा। मैंने लिखा N2 प्लस 3H2, ये बनाया बेटा 2NH3। ये मैंने एक अभिक्रिया लिखी आपके सामने। अब बताओ बेटा वापस से, नाइट्रोजन बढ़ाएंगे, कहां शिफ्ट होगा? हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, अमोनिया बढ़ाएंगे, अमोनिया कम करेंगे, हाइड्रोजन कम करेंगे, नाइट्रोजन कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। वॉल्यूम कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, कम मोल की तरफ, फॉरवर्ड, प्रेशर कम करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अल्फा बता दोगे? अल्फा, जब भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो उससे अल्फा बढ़ेगा, और अगर बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो अल्फा कम होगा। जैसे मैंने अभिक्रिया लिखी बेटा, PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, ये हमारे पास अभिक्रिया है। ठीक है, अब ये सारी चीजें वापस से मैं आपसे पूछ रहा हूं, अल्फा बताना है आपको, बढ़ेगा या फिर कम होगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि इसका जो डेल्टा एच का मान होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसका जो डेल्टा एच का मान होगा बेटा, किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है हमेशा फॉरवर्ड को देख के पता लगता है। मुझे पता, फॉरवर्ड के अंदर वियोजन हो रहा है ना, और वियोजन अभिक्रियाएं कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। तो फॉरवर्ड क्या होगा? एंडो। तो बैकवर्ड क्या होगा? एक्सो। अब बता दोगे? अब बताओ बेटा, अल्फा के बारे में बात करनी है, बढ़ेगा या फिर कम होगा? अच्छा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना बेटा, और अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो अल्फा बढ़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम कम किया, क्या होगा? घटेगा। अच्छा, PCl5 बढ़ाया, PCl5 बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो देखो ये टूटेगा, और अगर और टूटेगा तो अल्फा का मान बढ़ेगा। PCl3 बढ़ाया, क्या होगा? Cl2 बढ़ाया, Cl2 कम किया, PCl3 कम किया, आयतन बढ़ाया, क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन कम किया, दाब बढ़ाया, दाब कम किया, ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाया, ताप कम किया। क्लियर है? अब लीच एटिलियर के क्वेश्चन करने थे। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, 2 क्वेश्चन करवा दिए थे, और क्वेश्चन अपन इसके देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, यदि अभिक्रिया, यदि अभिक्रिया, ये अभिक्रिया लिखो बेटा, यदि अभिक्रिया AA रिवर्सिबल BB में आयतन बढ़ाने पर, आयतन बढ़ाने पर साम्य
अग्र दिशा की ओर, साम्य अग्र दिशा की ओर विस्थापित होता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? बेटा क्या बोला उसने कि वॉल्यूम बढ़ाया या कम किया? वॉल्यूम बढ़ाने से शिफ्टिंग कहां हुई? फॉरवर्ड। वॉल्यूम बढ़ाया, फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई। ये तो उसने जो दिया था वो लिख दिया हमने। हमें क्या पता है कि वॉल्यूम बढ़ाने से शिफ्टिंग कहां होती है? अधिक मोल की तरफ। कहां पर? अधिक मोल की तरफ। अगर फॉरवर्ड में शिफ्टिंग हो रही है मतलब फॉरवर्ड में मोल ज्यादा होने चाहिए ना, यानी कि क्या होना चाहिए? बी ए से ज्यादा होना चाहिए। तो बी ए से ज्यादा मतलब कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। आगे क्या समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अभिक्रिया, यदि अभिक्रिया, ये अभिक्रिया लिखो बेटा, ए ए प्लस बी बी, ये बनाया सी सी प्लस डी डी के लिए उच्च दाब व उच्च ताप, उच्च दाब व उच्च ताप से साम्य अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो रहा है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? ये चार ऑप्शन है बेटा, इससे सोच के बताओ। बेटा दाब से तो मोल का आइडिया लगेगा और ताप से डेल्टा एच का। देखो आराम से क्या होगा, जिसको समझ आ जाए हाथ ऊपर करते जाओ। इजी है बेटा, बाकी लोग भी देखो क्या होगा। पहले तो उसने दिया क्या है आप वो लिख लो बेटा। उसने क्या दिया है बेटा कि दाब क्या किया? ज्यादा। ताप भी क्या किया? ज्यादा। इससे अभिक्रिया कहां जा रही है? आगे। यस और नो? अब आप सोचो बेटा कि दाब बढ़ाने पर शिफ्टिंग कहां होती है? ज्यादा मोल की तरफ या कम मोल की तरफ? कम मोल की तरफ। अगर आगे जा रही है रिएक्शन, इसका मतलब आगे मोल ज्यादा होने चाहिए या कम? कम होने चाहिए। इसका मतलब सी और डी ए और बी से कम होना चाहिए।
तो देखो सी और डी ए और बी से कम मतलब कौन सा ऑप्शन, या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा, मतलब थर्ड और फोर्थ नहीं होगा। अब किसकी बारी है बेटा? ताप। बताओ ताप बढ़ाने पर शिफ्टिंग जो होती है वो कहां होती है? एंडो की तरफ। तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है ताप बढ़ाने से, इसका मतलब फॉरवर्ड क्या होगा? एंडो। तो फिर बैकवर्ड क्या होगा? एक्सो। अब मुझे ये बताओ कि जो डेल्टा एच होता है वो फॉरवर्ड को देख के पता लगता है या बैकवर्ड? फॉरवर्ड को देख के। हमेशा जो फॉरवर्ड होता है उसी से डेल्टा एच पता लगता है। अगर फॉरवर्ड एंडो है तो डेल्टा एच क्या होगा बेटा? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। यानी कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट आ गया। ऐसे सोचना है। आया क्या समझ? दोबारा समझाना है क्या बेटा? क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन दूं फिर ट्राई करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। दी गई अभिक्रिया के लिए ये अभिक्रिया लिखो। लिखे बेटा रिएक्शन। दी गई अभिक्रिया के लिए उत्पाद के अधिक निर्माण के लिए, उत्पाद के अधिक निर्माण के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, गलती नहीं करनी है बस। जिसको समझ आ जाए हाथ ऊपर कर देना। तो करते हैं इसको डिस्कस बेटा। उसने क्या बोला है? हमें प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है या रिएक्टेंट? प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है। तो इस प्रोडक्ट ज्यादा बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि डेल्टा एच का जो मान है वो नेगेटिव है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड। तो फिर बैकवर्ड क्या होगा? एंडोथर्मिक। अब हमें एक्सो की तरफ शिफ्ट करवाना है। एक्सो के लिए फेवरेबल क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा या कम? कम। तो सबसे पहली कंडीशन तो समझ में आ गई कि जो ताप है वो कम से कम होना चाहिए। जितना कम ताप रखेंगे उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। अब अगर मोल देखोगे तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट के मोल कम है। हमें ज्यादा मोल की तरफ शिफ्ट करना है या कम मोल? कम मोल की तरफ। तो कम मोल की तरफ शिफ्ट करने के लिए दाब क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्योंकि दाब में उल्टा रिलेशन होता है। कम मोल के लिए ज्यादा प्रेशर। तो फेवरेबल कंडीशन होगा बेटा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, यानी कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। आया क्या समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। अभिक्रिया। ये अभिक्रिया लिखो बेटो। अभिक्रिया लिख लिया। अभिक्रिया के लिए दिए गए ग्राफ के अनुसार ये ग्राफ बनाओ।
दिए गए ग्राफ के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? परसेंटेज यील्ड मतलब पता है? प्रतिशत उपज। ये पढ़ाया था ना मैंने मूल कंसेप्ट में। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सोचो एक बार। करें डिस्कस? इधर देखो बेटा, सबसे पहले तो देखो, जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर आए, तो टेम्परेचर आते ही आपको सबसे पहले देखना है कि एक्सोथर्मिक साइड कौन सी है और एंडोथर्मिक साइड कौन सी है। तो मुझे बताओ, ये रिएक्शन देख के फॉरवर्ड क्या होगा, एक्सो होगा या एंडो? जब मैंने एक्सो एंडो आपको पढ़ाया था सबसे पहले, उष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मैंने बताई थी, तो एग्जांपल्स लिखवाए थे कुछ। मुझे बताओ बेटा, अपवाद है ही नहीं बेटा ये। मुझे बताओ बेटा, संभवन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक्सो या एंडो? दहन अभिक्रियाएं। तो आप कैसे भी समझ लो बेटा, ये संभवन अभिक्रिया भी तो है या फिर दहन अभिक्रिया भी तो है। तो बताओ, ये एक्सो होगा या एंडो? अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड क्या होगा? तो बताओ, डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? अब देखो बेटा आप, ठीक है, अब अपन देखेंगे परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है या प्रतिशत उपज का मतलब क्या होता है। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर किसी की परसेंटेज यील्ड ज्यादा है, इसका मतलब उसमें प्रोडक्ट का मान ज्यादा मिल रहा है। समझ में आ गई बात? तो मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा रखेंगे या कम से कम? कम से कम रखेंगे, क्योंकि ये है क्या, एक्सोथर्मिक। तो जितना ज्यादा आगे शिफ्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए टेम्परेचर उतना कम रखेंगे। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग ताप है, यहां पर दाब का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे अधिक प्रतिशत उपज कहां पर है बेटा, सबसे ऊपर यहां पर है कि नहीं है? किसके कोरस्पॉन्डिंग, T3 के कोरस्पॉन्डिंग, यस और नो? तो मैं बोल सकता हूं कि ज्यादा प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब टेम्परेचर सबसे कम होगा। इसका मतलब यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला ताप सबसे कम होना चाहिए, यानी कि T3 सबसे कम होना चाहिए। तो T3 सबसे कम किस में बेटा, थर्ड में। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। तो आपको ये क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब पहले आप एक्सो एंडो ढूंढोगे। तो टेम्परेचर आते ही तो पहले एक्सो एंडो ढूंढ लिया करो और उसके अनुसार सोच लिया करो। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा हमारे पास एक अभिक्रिया है CaCO3 रिवर्सिबल CaO प्लस CO2। CaCO3 सॉलिड है, CaO सॉलिड है, CO2 गैस है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं आपको अलग अलग केस बता रहा हूं, आपको उन सबसे बताना है कि किस केस में अग्र दिशा में विस्थापन होगा, किस में पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले CO2 हमने बढ़ा दिया, आयतन कम कर दिया, ताप बढ़ा दिया,
दाब भी बढ़ा दिया, CaCO3 कम कर दिया। नोट करो पहले यहां तक। लिखा 5th तक। 6th लिखो। स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर नियॉन का मिश्रण, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर नियॉन का मिश्रण। अब सोचो बेटा, आपको बताना है किसमें फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और किसमें बैकवर्ड। सिंपल क्वेश्चन है। करें बेटा डिस्कस। देखो सिंपल है एकदम। देखो इधर, सबसे पहला क्या किया, CO2 बढ़ाया कि कम किया। जब प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो शिफ्टिंग, ये फर्स्ट वाले का होगा बैकवर्ड। वॉल्यूम कम किया, लेस मोल की तरफ। लेस मोल बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप मोल ज्ञात करोगे, मोल देखोगे तो सॉलिड के मोल को काउंट नहीं करते। आप ऐसे देख रहे हो कि प्रोडक्ट में 1 मोल है, रिएक्टेंट की तरफ काउंट ही नहीं कर रहे अपन मोल। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास में वॉल्यूम कम भी करोगे तो प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट में और कम है, यानी शिफ्टिंग कहां होगा, बैकवर्ड। तीसरा है आपके पास बेटा ताप। अब ताप मुझे बताओ पहले, तो ताप में क्या देखते हैं, एक्सो या फिर एंडो, है ना। तो मुझे बताओ फॉरवर्ड, बताओ वियोजन हुआ ना, तो वियोजन क्या होता है, एंडो या एक्सो। ये फॉरवर्ड एंडो है, तो बैकवर्ड। अब हमने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर किधर शिफ्टिंग होती है, एंडो की तरफ, यानी कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। ये क्लियर है। इसके बाद क्या किया बेटा, दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाने पर कम मोल की तरफ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड। ये क्लियर है क्या। इसके बाद है बेटा आपके पास CaCO3 को कम किया, बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड। बेटा सॉलिड के मिलाने या हटाने से अभिक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात। ये पॉइंट हम डिस्कस किए थे, इसका ध्यान रखना है। यानी कि यहां पर क्या आएगा बेटा, नो चेंज आएगा। ये क्लियर है क्या। अच्छा मुझे बताओ 6th और 7th केस अक्रिय गैस को मिलाने वाला है। 6th में क्या किया था, स्थिर दाब पर था या स्थिर आयतन पर था, स्थिर दाब पर था। स्थिर दाब पर क्या होता था, आयतन बढ़ता था, और आयतन बढ़ता था तो अधिक मोल की तरफ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। ये क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड। यहां तक क्लियर है।
तो अगले में क्या होगा? नो चेंज। इसमें होगा बेटा नो चेंज। क्लियर है क्या बेटा? नहीं, ये दहन अभिक्रिया थोड़ी है बेटा। दहन अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ होने वाली रिएक्शन। जैसे इसमें देखो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है ना, तो ये दहन अभिक्रिया है। यहां तक क्लियर है बेटा? तो ये अपन ने लीच एटिलियर प्रिंसिपल सीखा केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बोला था कि इस चैप्टर में अपन दो साम्य पढ़ने वाले, रासायनिक साम्य भी पढ़ेंगे और भौतिक साम्य भी पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारा क्या पढ़ा है? रासायनिक साम्य। अपन ने क्वेश्चन किए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अपन ने ये पढ़ा, ये सब किसमें पढ़ा? रासायनिक साम्य, केमिकल रिएक्शंस में, इक्विलिब्रियम में देखा अपन ने। मगर अब अपन देखेंगे भौतिक साम्य, बहुत छोटा सा पार्ट बाकी इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लिखो बेटा भौतिक साम्य। भौतिक साम्य, आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसको और अगले चैप्टर में आयनिक शुरू करेंगे। आयनिक में अगले लेक्चर में ना बेटा, क्या बोला मैंने? अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। भावनाएं समझ जाया करो। क्या लिखा बेटा आपने? भौतिक साम्य। इसको समझो बेटा। देखो एकदम छोटा सा पार्ट है और बहुत थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, इसको ध्यान से समझो आप। ठीक है, इसमें पहली चीज तो भौतिक साम्य का मतलब क्या होता है, पहले अपन वो समझते हैं। रासायनिक साम्य का क्या क्या मतलब होता है बेटा? साम्य मतलब तो वही है जो आपको पता है कि जब रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? साम्य। रासायनिक साम्य का मतलब यही साम्य की जो स्थिति है अगर केमिकल रिएक्शन में आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक साम्य। और यही साम्य की स्थिति अगर भौतिक परिवर्तनों में हो रही है ना, फिजिकल चेंजेस में हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक साम्य। भौतिक साम्य का मतलब क्या हो गया? या तो भौतिक अवस्था के अंदर परिवर्तन, या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म भी अगर चेंज हो रहा है तो भी हम उसको भौतिक साम्य में काउंट करते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब जैसे कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में परिवर्तन हो गया, तो ग्रेफाइट से डायमंड में देखो भौतिक अवस्था है तो दोनों के सेम है, मगर फिर भी साम्य आ रहा है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? भौतिक साम्य का। समझ में आ गई बात? तो भौतिक साम्य का क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, या तो एलोट्रोप में चेंज होना चाहिए, ग्रेफाइट से डायमंड, है ना, रेड फास्फोरस से व्हाइट फास्फोरस, या फिर फिजिकल स्टेट में चेंज होना चाहिए, उसमें इक्विलिब्रियम आना चाहिए। समझ में आ गई बात? अपने सिलेबस में जो है इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पढ़ना है, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और गैस की द्रव में विलेयता पढ़ना है। ठीक है, तो इन तीन चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें अपन डिस्कस करते हैं इसको स्टार्ट करने के पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन तीन भौतिक अवस्थाओं को आपस में डिस्कस करते हैं। तीन भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, कैसे होती है, उनका घनत्व कैसा होता है, किसका ज्यादा किसका कम, कुछ बेसिक बेसिक चीजें अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉलिड लिक्विड और गैस लिखूं बेटा, तो सॉलिड लिक्विड और गैस इन तीनों का कुछ ना कुछ घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। अपन मोल कंसेप्ट में भी पढ़े थे जब मैंने आपको डेंसिटी और वेपर डेंसिटी पढ़ाया था, याद आ रहा है बेटा? डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। ठीक है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर मुझे बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद गैस की। ये ऑर्डर होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी आपके पास, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों चीजें आपके पास है मान लो, तो जो नीचे की तरफ रहेगा उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो ऊपर की तरफ रहेगा उसकी डेंसिटी कम है। हमने अगर पानी में पत्थर फेंका तो पत्थर नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है। पानी ऊपर की तरफ है, मतलब पानी की डेंसिटी कम है। तो आप खुद नोटिस करो बेटा, एयर ऊपर होती है, फिर पानी होता है, और पानी के नीचे क्या होती है? जमीन होती है। यानी कि सॉलिड सबसे नीचे है, फिर लिक्विड, और उसके ऊपर क्या आ गया? गैस आ गया। यानी कि गैस की डेंसिटी सबसे कम, फिर लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड। और इवन गैस के अंदर भी तो अलग अलग गैसें होती है ना, तो जिस गैस का डेंसिटी कम होगा वो और ऊपर होगा। यानी कि जो भी गैस होगी, वो जो हल्की होगी गैस, वो और ऊपर होगी। यस और नो? तो ये हमारे पास में सिंपल सा ऑर्डर है घनत्व का, डेंसिटी का ये सिंपल सा ऑर्डर है। इसको मैं लिख देता हूं, ये घनत्व का ऑर्डर आ गया हमारे पास में, ये डेंसिटी हो गई आपके पास बेटा। अब जो रिलेशन डेंसिटी का होता है उसका उल्टा ऑर्डर किसका होता है? वॉल्यूम का। तो यहां पर अगर अपन आयतन का ऑर्डर लिखेंगे, आयतन का क्रम यदि अपन लिखेंगे, वॉल्यूम का ऑर्डर लिखेंगे, तो बताओ सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका? गैस का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का।
यानी कि मान लो अगर हमने 2 तीनों के ले लिए, 2 ग्राम सॉलिड, 2 ग्राम लिक्विड, 2 ग्राम गैस, तो 2 ग्राम गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उसके पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस में भी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना। अट्रैक्टिव फोर्स, आपस में आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा पार्टिकल उतना नजदीक होंगे, अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो पार्टिकल क्या होंगे, दूर होंगे। तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। क्यों दूर होते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होता है। तो ये रीजन है, इस वजह से अपन ने ऑर्डर लिख लिया सॉलिड लिक्विड गैस। यहां तक क्लियर है बेटा? ये बेसिक सी बात हो गई जो अपन ने लिखी है। ये सब मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको स्टार्ट करके बताऊंगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, तो उसमें 3 पॉइंट अपने को पढ़ने होंगे, एक ताप का, एक दाब का, और एक क्वथनांक या फिर गलनांक बिंदु का। ठीक है? तो जैसे अपन ने लीच एटिलियर में सीखा था ना कि हमने ताप में वृद्धि करी शिफ्टिंग का होगी, हमने दाब में वृद्धि करी शिफ्टिंग का होगी, तो इसमें भी अपने को वैसे शिफ्टिंग पूछेगा वो कि यदि हमने ताप बढ़ाया तो बताओ क्या बनेगा, जल अधिक बनेगा या फिर बर्फ अधिक बनेगी, ऐसे क्वेश्चंस आपसे वो पूछेगा। तो उसके भी सिंपल सिंपल कंक्लूजन मैं आपको बता दूंगा जैसे मैंने लीच एटिलियर में बताए थे। लीच एटिलियर में कैसे बताया था कि प्रेशर बढ़ाओगे तो लेस मोल्स की तरफ, ऐसा कुछ बताया था। यहां पर दाब में मैं आपको आयतन से रिलेट करके बताऊंगा, यहां मोल नहीं देखना, क्योंकि मोल कैसे देखोगे, कोई रिएक्शन थोड़ी हो रही है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर आयतन से रिलेट करेंगे। मैं बोलूंगा कि अधिक दाब तो आयतन कम, तो हमें आयतन देखना पड़ेगा कि किसका आयतन ज्यादा है, किसका आयतन कम है। अब आयतन आपको सीधे नहीं पता लगता है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, इसका आयतन कम, इसका आयतन ज्यादा। हमें डेंसिटी पहले पता लगती है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। तो उल्टा सोचेंगे फिर अपन कि अच्छा आयतन फिर इसका ज्यादा, इसका कम। समझ में आ गई बात? तो हमें आयतन से रिलेट करना है, इसलिए मैंने डेंसिटी से फिर आयतन को रिलेट किया। अब एक एग्जाम्पल ऐसा है जो थोड़ा सा उल्टा नजर आता है, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा H2O सॉलिड और मैंने लिखा बेटा H2O लिक्विड। H2O सॉलिड का मतलब क्या हो गया, बर्फ, और H2O लिक्विड का मतलब क्या हो गया, जल। और अगर मैं इसके डेंसिटी की बात करूं तो बेटा जो बर्फ है, बर्फ का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, और जल का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। अभी हमने डिस्कस किया कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, यही तो डिस्कस किए थे कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। और मैंने आपको ऐसे भी समझाया था कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ होना चाहिए। पर आप खुद एक चीज नोटिस करो कि अगर बर्फ को पानी में फेंकते हैं तो बर्फ नीचे जाता है या ऊपर फ्लोट करता है, ऊपर फ्लोट करता है, ऊपर तैरता है। तो अगर बर्फ ऊपर तैर रही है इसका मतलब पानी से बर्फ की डेंसिटी जो है कम है। तो हमें उल्टा ऑर्डर लिखना चाहिए, यहां पर डेंसिटी किसकी ज्यादा, पानी की, और कम किसकी, बर्फ की। ये बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल कंफ्यूज करता है, सिली मिस्टेक इसमें होने के चांसेस हैं। जब भी आपके पास ऐसे बर्फ और जल वाला एग्जांपल आ जाए तो आपको सोच लेना कि बर्फ को पानी में फेंकते हैं तो बर्फ का क्या होता है। अगर बर्फ ऊपर तैर रही है मतलब बर्फ की डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी, और पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी। जो रिलेशन डेंसिटी का, उसका उल्टा रिलेशन किसका, वॉल्यूम का। तो मुझे बताओ फिर वॉल्यूम किसका ज्यादा होना चाहिए, H2O सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और H2O लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। समझ में आ गई बात? किसका वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, सॉलिड का वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, लिक्विड का वॉल्यूम कम होना चाहिए H2O के केस में। उल्टा ऑर्डर आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, होना तो ऐसा चाहिए, मगर हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है। समझ में आया क्या? तो ये आपका जरूर ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसका कारण पूछ सकता है, आपको स्टेटमेंट दे देगा कि डेंसिटी इसकी ज्यादा इसकी कम, अपने को समझ में आ जाएगा हाँ भाई सही है। और स्टेटमेंट 2 में उसका कारण भी पूछ सकता है आपसे कि ये कारण है, इसका कारण क्या है इसका, वो एक बार अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे पहली चीज तो अगर 3 फिजिकल स्टेट्स अपन देखें बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस। वापस थोड़ा सा आप सोचो, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े पास होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज्यादा पास होते हैं। यस और नो? तो आप ऐसे सोचो कि शुरुआत में सिर्फ H2O लिक्विड था। फ्लूइड समझते हो, फ्लूइड जो फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो फ्लो क्या करता है, हवा फ्लो करती है नहीं करती है, गानों में भी तो आता है बहती हवा सा था वो, है ना, मतलब हवा क्या कर रही है, बह रही है ना बेटा। और पानी भी तो बहता है, देखो पानी बह रहा है, मतलब जो बह रहा है वो क्या है, जो बह रहा है वो वाला बह रहा नहीं बेटा, जो 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 फ्लो कर रहा है वो क्या है, फ्लूइड है। तो बेटा लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी क्या है, फ्लूइड है। यानी कि इनके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं, फ्लो करते हैं। यस और नो? तो मान लो कि पहले जो भौतिक अवस्था थी वो H2O लिक्विड थी, H2O लिक्विड थी, लिक्विड के पार्टिकल घूम रहे थे अपने अपने हिसाब से। हमने सोचा कि इस H2O लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए अपने दिमाग में आया कि एक काम करते, पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं। हमने भी सोचा कि पार्ट्स लाने की कोशिश करते हैं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। मगर जब हमने कोशिश की कि पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे H2O का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, मान लो कुछ इस तरह से अगर इसका स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणता में अंतर होता है ना। जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा वैद्युत ऋणी होता है और हाइड्रोजन जो है वो कम होता है। तो इसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव के नजदीक आना शुरू कर देता है। और ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इससे एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। केज जैसा स्ट्रक्चर, जालीदार स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ गई बात। जिसकी वजह से हमने सोचा था कि पास ला रहे तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, मगर उल्टा वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और दूसरी बात, बीच में खाली जगह भी रह जाती है, कैविटी क्रिएट हो जाती है। समझ में आ गई बात। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बर्फ ऊपर फ्लोट कर रही है। अगर आपको कभी कोई ऐसा लगे कि यार कोई सॉलिड या पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो ऊपर फ्लोट करने के यही कारण होंगे। हो सकता है कि उसके भी फॉर्मेशन के टाइम पर बीच में कैविटी क्रिएट हो गई हो। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो कभी अगर आपसे कोई पूछे तो ये कारण क्या, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के आसपास क्यों आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहां पर क्या हो रही है बेटा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपसे अगर कोई कारण पूछे कि ऐसा होता क्यों है, तो क्या कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। समझ में आ गई बात। तो पहले आप इतना सा जो मैंने लिखवाया है इसको आप नोट करो, और इसका कारण रीजन जो है इसका आप लिख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते भी हो, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ये सब सारी कहानियां जो है। किसमें मॉलिक्यूल दूर है ना, कुछ कुछ में होगा। उसका डाउट है, पानी में भी तो होगी। पार्टिकल अगर दूर होंगे, अगर पास आएंगे, उतना डिस्टेंस अगर मेंटेन कर लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाए, तभी तो होगी। ऐसा थोड़ी एक मॉलिक्यूल वहां पर एक मॉलिक्यूल वहां पर फेंक के एक दूसरे ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली बीच में। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आपको तो फिर गैस में भी नजर आनी चाहिए। इसीलिए अपन कह रहे हैं ना बेटा यहां पर कि अगर मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे, हमने जैसे अरेंज किया तो उसमें क्या हो गया, जैसे अगर मान लो कि बीच की जगह खाली नहीं रहती ना, तब तो हमें लगता है कि यार ठीक है ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गया। मगर कैविटी भी क्रिएट हो गई और उल्टा इन्होंने ऐसा मतलब बीच का स्पेस खाली छोड़ दिया, उल्टा वॉल्यूम और बढ़ा दिया। ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी उन्होंने। तो इसकी वजह से जो इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है और बीच में कैविटी क्रिएट हो जाती है। समझ में आ गया बेटा, ये लिख लिया आपने। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो आप ठोस द्रव साम्य। ठोस द्रव साम्य। ठोस द्रव साम्य लिख लिया बेटा। ऐसे लिख लो, सॉलिड रिवर्सिबल लिक्विड। सॉलिड रिवर्सिबल लिक्विड। मुझे ये बताओ बेटा, बहुत सिंपल सी बात बताओ कि सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन भौतिक अवस्थाएं मैंने आपके सामने लिखी है। मुझे बताओ बेटा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये वाला प्रोसेस एंडो है कि एक्सो है?
क्या होगा बेटा? एंडो होगा ना। आप खुद सोचो ना, बर्फ है आपके पास, मान लो बर्फ को हीट सप्लाई करोगे तो पानी बनेगा, पानी को और हीट सप्लाई करोगे तो वाष्प बनेगा। यस और नो? तो मुझे बताओ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस वाला प्रोसेस तब हो रहा है जब हमने उसको एनर्जी दिया या रिलीज करवाया? दिया। यानी कि ये प्रोसेस कैसा होगा बेटा? एंडो होगा। यहां पर भी क्या होगा? एंडो। तो फिर बैकवर्ड क्या होगा? एक्सो होगा। समझ में आ गई बात? तो मैंने इसमें से सिर्फ ये वाला भाग यहां पर लिया हुआ है, सॉलिड लिक्विड। यानी कि फॉरवर्ड क्या है बेटा? एंडो। तो बैकवर्ड क्या है? एक्सो। तो मुझे ये बता दो बेटा, किसका जो डेल्टा एच का मान होगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। तो यहां पर आपको साथ साथ में लिखना है कि डेल्टा एच इसका क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव लिखो, डेल्टा एच पॉजिटिव। लिख लिया बेटा? 3 पॉइंट अपने को इसमें डिस्कस करना है, दाब, ताप और गलनांक बिंदु के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखो इसमें, दाब में वृद्धि करने पर, दाब में वृद्धि करने पर दाब में वृद्धि करने पर साम्य कम आयतन की ओर, साम्य कम आयतन की ओर विस्थापित होगा, साम्य कम आयतन की ओर विस्थापित होगा। लिख लिया बेटा? हर बार आपको प्रेशर में वॉल्यूम ही देखना है, प्रेशर ज्यादा तो कम वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दाब में कमी करने पर, दाब में कमी करने पर साम्य अधिक आयतन की ओर, साम्य अधिक आयतन की ओर विस्थापित होगा, साम्य अधिक आयतन की ओर विस्थापित होगा। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर, बताओ बेटा पहले क्या होता था? कहां शिफ्ट होता था? एंडो की तरफ या एक्सो की तरफ? तो ताप का रिलेशन तो हर चैप्टर में फिक्स है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा फिक्स है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडो की तरफ, टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सो की तरफ। तो यहां पर भी वही लिखना है, ताप बढ़ाओगे, क्या लिखा आपने? ताप में वृद्धि करने पर साम्य ऊष्माशोषी दिशा की ओर विस्थापित होगा, ऊष्माशोषी दिशा की ओर विस्थापित होगा। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ताप में कमी करने पर, ताप में कमी करने पर साम्य ऊष्माक्षेपी दिशा की ओर, साम्य ऊष्माक्षेपी दिशा की ओर विस्थापित होगा, ऊष्माक्षेपी दिशा की ओर विस्थापित होगा। लिख लिया बेटा? यहां तक क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडो की तरफ, टेम्परेचर कम करोगे एक्सो की तरफ। अब आते हैं अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब हमें डिस्कस करना है बेटा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर क्या डिस्कस करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड और गैस चाहिए। यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड और लिक्विड की। एक सिंपल सी बात मुझे बताओ बेटा, मैंने 3 भौतिक अवस्थाएं आपके सामने लिखी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 भौतिक अवस्थाएं आपके पास में। मुझे ये बताओ कि सबसे दूर किस में होते हैं पार्टिकल? गैस में, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद ये पार्टिकल के दूर या पास होने का रीजन क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। मुझे बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किस में होता है? उसके बाद? और सबसे कम? तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लिक्विड की बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि आपने दाब या ताप का कुछ भी ऐसा किया, आपने या तो दाब में चेंज किया या तो ताप में कुछ ना कुछ चेंज किया, अगर उसकी वजह से रिएक्शन अगर बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, सॉलिड की तरफ शिफ्ट हो गई, तो मुझे बताओ कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़े कि कम हुए?
क्या हुए बेटा? बढ़े। तो आप सोचो, आप बात कर रहे हो बेटा मेल्टिंग पॉइंट की, हम यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? आप मेल्ट करना चाह रहे हो। आप क्या करना चाह रहे हो बेटा? मेल्ट करना चाह रहे हो। मेल्ट करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा या रिलीज होगा? देना पड़ेगा। किसी चीज को मेल्ट करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ बेटा कि अगर बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए तो जितना एनर्जी पहले देना पड़ रहा, तब तो और एनर्जी देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो पार्टिकल को दूर भेजना चाहते थे। तो पहले तो इजीली वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, कुछ टेम्परेचर हमें मिल रहा था, मगर अब अगर हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस और बढ़ा दिए तो अब एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा उसको दूर करने के लिए। तो उससे बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा? अगर एनर्जी ज्यादा दिया बेटा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है अगर मेल्ट करने के लिए, तो टेम्परेचर भी तो ज्यादा मिलेगा। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट उससे बढ़ा के कम हुआ? बढ़ा। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर किसी का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा दिया तो उसको दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देने के चक्कर में टेम्परेचर भी ज्यादा मिलेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आ गई बात? इसका उल्टा सोचो, अगर मान लो कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई, किसकी तरफ शिफ्ट हुई? लिक्विड की तरफ। तो मुझे बताओ इससे अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हुए कि वीक हुए? वीक हुए। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स वीक हुए तो मतलब आसानी से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं आसानी से मेल्ट हो जाएगा? तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा के कम हुआ? बढ़ा के कम हुआ? कम हुआ। यानी सीधी सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है कि कुछ भी हमने परिवर्तन किया, चाहे दाब में चाहे ताप में, अगर उसकी वजह से साम्य अगर सॉलिड की तरफ विस्थापित हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। और अगर लिक्विड की तरफ शिफ्ट हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो ये पॉइंट लिखो आप। यदि साम्य, ऐसे बेटा लिक्विड गैस में आएगा। लिक्विड गैस में क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड गैस में क्या आना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट। तो वहां पर शिफ्टिंग के लिए क्या देखोगे कि अगर लिक्विड गैस में बताओ किसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं? अगर लिक्विड की तरफ और शिफ्ट कर दिया तो अट्रैक्टिव फोर्स तो और बढ़ा दिए, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। और अगर गैस की तरफ शिफ्ट कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये पॉइंट रिपीट करेंगे वहां पर। अभी अपन यहां की बात कर रहे हैं, तो लिखो इसके लिए तीसरा जो भी पॉइंट है वो देखना नेक्स्ट। यदि साम्य ठोस अवस्था की ओर विस्थापित होता है तो गलनांक बिंदु, तो गलनांक बिंदु में वृद्धि होगी। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यदि साम्य द्रव अवस्था की ओर, यदि साम्य द्रव अवस्था की ओर विस्थापित होता है तो गलनांक बिंदु में, गलनांक बिंदु में कमी होगी। लिख लिया क्या बेटा? इसका क्वेश्चन देखते हैं अपन। ज्यादा की बात कर रहे हो ना पानी में? नहीं, फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, आप किसको किससे कंपेयर करे हो? अब आप उल्टा बोले ना, अभी आप वायु बोले, पानी के साथ वायु कंपेयर किया ना। बर्फ बोल रहे हो, तो बर्फ में ज्यादा होगी। अच्छा, क्वेश्चन लिखो बेटा।
ये रिलेशन लिखो, H2O सॉलिड, रिवर्सिबल H2O लिक्विड, H2O सॉलिड, रिवर्सिबल H2O लिक्विड। लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखो, दाब में वृद्धि करने पर, दाब में वृद्धि करने पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन लिखो, द्रव अधिक बनेगा, द्रव अधिक बनेगा। लिखा? नेक्स्ट ऑप्शन लिखो, ठोस अधिक बनेगा। तीसरा ऑप्शन लिखो, गलनांक बिंदु कम होगा, गलनांक बिंदु कम होगा। चौथा ऑप्शन लिखो, बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 3। सोचो एक बार। कैन आई डिस्कस? देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन है कि लिक्विड ज्यादा बनेगा, सेकंड ऑप्शन है सॉलिड ज्यादा बनेगा, तीसरा ऑप्शन है कि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और चौथा ऑप्शन है 1 और 3 बोथ। यही है ना अपने पास ऑप्शन? अब चेंज क्या किया है बेटा उसने क्वेश्चन में? प्रेशर को बढ़ाया कि कम किया? जब भी भौतिक साम्य की बात करें तो प्रेशर से हमेशा आपको आयतन को रिलेट करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आयतन किसका ज्यादा, आयतन किसका कम। तो वैसे तो किसका आयतन कम होना चाहिए? सॉलिड का। मगर आप याद करो, ये बर्फ और जल वाला एग्जांपल है, इसमें हमने केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी, कुछ याद आ रहा है? तो मुझे बताओ, आयतन किसका ज्यादा होना चाहिए? बर्फ का। किसका कम होना चाहिए? लिक्विड का। तो यहां पर आयतन की बात करें तो बर्फ का आयतन ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड का आयतन कम होना चाहिए। वरना हो सकता है आप सिली मिस्टेक कर दो और आंसर सिर्फ और सिर्फ सेकंड कर दो। समझ में आ गई बात? मगर इसको ध्यान रखना है। अब देखो आप, अब हमने प्रेशर बढ़ाया तो शिफ्टिंग कहां होती है? ज्यादा आयतन की तरफ या कम आयतन की तरफ? कम आयतन की तरफ। तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। तो मुझे बताओ, नहीं, आयतन कम आयतन की तरफ ना, इसका तो आयतन ज्यादा है, इसका आयतन कम है। तो बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी तो मुझे बताओ, बर्फ अधिक बनेगा या जल अधिक बनेगा? जल अधिक बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर फर्स्ट सही है तो फिर सेकंड तो बिल्कुल गलत है। दूसरा बात है अपन मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको अट्रैक्टिव फोर्स से रिलेट करके बताया था। मुझे बताओ सॉलिड और लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्स किसमें ज्यादा? सॉलिड में। किसमें कम? लिक्विड में। तो बेटा अगर लिक्विड की तरफ शिफ्टिंग हो रही है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो गए? कम हो गए। अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गए तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा के कम हुआ? कम हुआ, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, यानी कि सही आंसर क्या आएगा? 4। ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सीधे सीधे पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया। आया क्या समझ? तो ये अपन ने डिस्कस किया बेटा कौन सा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बिल्कुल रिपीट होगा। नेक्स्ट आप लिखो, द्रव गैस साम्य। द्रव गैस साम्य।
लिख लिया बेटा, द्रव गैस साम्य। इसके बाद आप लिख लो लिक्विड रिवर्सिबल गैस, और डेल्टा एच इसका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। लिख लिया। अब ये इतने इतने बड़े बड़े पूरे पूरे स्टेटमेंट लिखने की जगह सीधी सिंपल सी लाइन अपन कंक्लूजन लिख लेते हैं, यहां पर परिवर्तन लिख लेते हैं, और यहां पर अपन विस्थापन लिख देते हैं। तो कंक्लूजन इसमें बिल्कुल वापस सेम है। 3 पॉइंट बेसिकली अपन डिस्कस किए थे, उसी को दो दो बार लिखा था अपन ने। हमने प्रेशर को 2 बार लिखा था, हमने टेम्परेचर को 2 बार लिखा था, और हमने मेल्टिंग पॉइंट को फिर 2 बार लिखा था, एक बार बढ़ने का एक बार कम होने का। इसको यहीं से डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो बताओ पहले क्या हुआ था, कहां शिफ्ट हुआ था, ज्यादा वॉल्यूम या कम वॉल्यूम। तो यहां पर भी वही करना है, विस्थापन करना है कम आयतन की ओर। समझ में आ गई बात। तो फिर प्रेशर कम करोगे तो ज्यादा आयतन की ओर, समझ जाओगे इससे। इसी तरह से ताप में वृद्धि करोगे तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। बताओ लीच एटिलियर में क्या पढ़े थे, एक्सो की तरफ या एंडो की तरफ, एंडो की तरफ। तो ताप में वृद्धि करोगे तो एंडो की तरफ, तो ताप कम करोगे तो एक्सो की तरफ। लिख लो इसको। अब मुझे बताओ बेटा, अब यहां पर अपन बात करेंगे क्वथनांक बिंदु की, बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करेंगे। लिक्विड और गैस में बताओ अट्रैक्टिव फोर्स किसमें ज्यादा, किसमें कम। यानी हमें क्या बोलना चाहिए कि अगर विस्थापन लिक्विड की तरफ होगा तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। और अगर गैस की तरफ शिफ्ट होगा तो कम होगा। बात क्लियर है। ये 4 पॉइंट लिख लिया आपने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, यदि 2 स्टेटमेंट आप लिखो, यदि साम्य द्रव अवस्था की ओर विस्थापित होगा, यदि साम्य द्रव अवस्था की ओर विस्थापित होगा, तो क्वथनांक बिंदु, तो क्वथनांक बिंदु बताओ बेटा बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि साम्य, यदि साम्य गैसीय अवस्था की ओर, यदि साम्य गैसीय अवस्था की ओर विस्थापित होगा, तो क्वथनांक बिंदु कम होगा। लिख लिया बेटा। तो ये अपन ने 2 इक्विलिब्रियम पढ़ लिए, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस। क्लियर है। वापस से बताओ बेटा, पहले तो शुरू से केमिकल से फिजिकल तक अभी तक के कंक्लूजन दोबारा पूछ रहा हूं मैं आपसे। रिएक्टेंट बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट कम करेंगे, प्रोडक्ट कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, ताप कम करेंगे। अच्छा, अब इसमें इनर्ट गैस, सक्रिय गैस हमने मिला दी, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब आते हैं अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। इसमें सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस दोनों एक साथ पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे कम वॉल्यूम की तरफ, दोनों में यही है। प्रेशर कम करेंगे ज्यादा वॉल्यूम की तरफ, दोनों में यही है। ताप बढ़ाएंगे एंडो की तरफ, ताप कम करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट पर आता अपन पहले। मेल्टिंग पॉइंट के लिए सॉलिड इक्विलिब्रियम होगा, अगर सॉलिड की तरफ शिफ्टिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड के लिए अब आते हैं लिक्विड गैस पर, लिक्विड की तरफ शिफ्टिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट, और गैस की तरफ शिफ्ट होगा तो। क्लियर है। इसके बाद आप हेडिंग लिखो बेटा, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में
विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। लिख लिया बेटा? ब्रैकेट में लिख लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। इसको समझ लो, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, अपन अपने डे टू डे लाइफ में भी इसको रिलेट कर सकते हैं। पहले तो आप इसको ध्यान से समझो कि हम किसको किसमें सॉल्युबल करवाना चाहते हैं, लिक्विड को गैस में या गैस को लिक्विड में? किसको किसमें? गैस को लिक्विड में। अब इसको ध्यान से समझो, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। मैंने लिखा लिक्विड, मैंने लिखा गैस। मुझे बताओ कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है? हम अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करवाना चाहते हैं, इसका मतलब मैं गैस के पार्टिकल्स को पास लाना चाहता हूं, क्योंकि अगर गैस के पार्टिकल्स को पास लाओगे तभी तो जाके वो लिक्विड में इजीली डिसॉल्व होगा। यानी कि आपको फेवरेबल कंडीशन ढूंढनी है कि पार्टिकल्स को पास में कैसे लाया जाए, क्योंकि अगर पार्टिकल्स को पास लाना सीख गए तो मतलब वो इजीली उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो हमें दो कंडीशन बतानी है, टेम्परेचर में और प्रेशर में। क्या करना है बेटा? पार्टिकल पास लाने या दूर भेजने? पास लाने। बात क्लियर है ये? अब मुझे बताओ बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल पास आएंगे या दूर जाएंगे? और टेम्परेचर कम करोगे तो पास आएंगे। तो हमें पार्टिकल्स को पास लाना है। तो मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर जितना कम करोगे पार्टिकल उतना पास आएंगे, पार्टिकल जितना पास आएंगे इसका मतलब उस गैस की विलेयता उतना ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो विलेयता है, विलेयता का ऐसा कुछ रिलेशन होना चाहिए टेम्परेचर के साथ, इनवर्स होना चाहिए। यस और नो? टेम्परेचर ज्यादा तो विलेयता कम, टेम्परेचर कम तो विलेयता ज्यादा। इसी तरह से प्रेशर के लिए सोचो, अगर अपन प्रेशर को कम करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। क्या होगा बेटा? आयतन बढ़ेगा। और अगर आयतन बढ़ेगा तब तो पार्टिकल दूर जाएंगे ना। हम पार्टिकल को दूर भेजना चाहते हैं, पास लाना चाहते हैं, पास। तो प्रेशर क्या करोगे उसके लिए? ज्यादा, ताकि आयतन कम हो और पार्टिकल्स क्या आ जाए? पास। यानी कि प्रेशर जितना ज्यादा विलेयता उतनी ज्यादा। ये तो हेनरीज लॉ में भी पढ़ते थे। तो यहां पर अपन को लिखना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आना चाहिए बेटा? प्रेशर आना चाहिए। क्या ये समझ में आ गया? तो ये दो फेवरेबल कंडीशन है हमारे पास में विलेयता के लिए, टेम्परेचर के साथ इनवर्स, प्रेशर के साथ डायरेक्ट। अब इसको रिलेट करते हैं, इसको एग्जांपल से समझाता हूं मैं। इसको समझो बेटा, यहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने का कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तो शुरुआत में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उस बोतल के अंदर वो सिर्फ एक लिक्विड होता है वो, ठीक है। फिर उसमें हम बाद में CO2 गैस डिसॉल्व करवाते हैं। तो CO2 गैस को डिसॉल्व करवाने के लिए फेवरेबल कंडीशन हम यही तो रखते हैं, टेम्परेचर कम रखने की कोशिश करते हैं और प्रेशर ज्यादा, क्योंकि जब कैप लगी हुई होती है तो प्रेशर इसमें ज्यादा होता है। यस और नो? इसीलिए तो थोड़ा सा भी अगर अपन इस बोतल को शेक करते हैं तो ढक्कन खोलते वो ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि शेक करते पहले ही प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर और बढ़ा दिया तो वो बाहर आने की कोशिश कर रही है। समझ में आ गई बात? यानी कि जब कैप लगा हुआ था तो प्रेशर क्या था? ज्यादा। और दूसरी बात, अपन इसको यूज कैसे करते हैं? टेम्परेचर ज्यादा करके या कम करके? कम। कोल्ड ड्रिंक नाम ही ऐसी है उसकी। आप अगर पूरे कितने भी एग्जाम्पल अगर आप सोचोगे ना, कोई भी ऐसी कोई ड्रिंक अगर आपको याद आ रही हो जिसमें कोई गैस डिसॉल्व है तो उसका टेम्परेचर जनरली कम करके अपन पीते हैं। आप खुद नोटिस करो एक बार, ऐसी कोई, आप खुद सोचो ना, टेम्परेचर ज्यादा करके कैसे पियोगे? पहले तो आप उसमें गैस डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश कर रहे हो, फिर टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, तो दो उल्टे काम कर दिए। दोनों में से एक ही काम तो सोचना पड़ेगा ना। पहले तो करना क्या चाहते हैं अपन को क्लियर हो ना, उसी की तो अकॉर्डिंग कंडीशन क्रिएट करेंगे। हम चाहते हैं कि भाई गैस उसमें डिसॉल्व हो जाए तो टेम्परेचर कम रखो उसके लिए। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास सबसे फेवरेबल कंडीशन हो गई। अब सोचो, नोटिस करो इसके अंदर, जब तक बॉटल बंद थी तो टेम्परेचर तो कम रख के अपन यूज कर ही रहे हैं और प्रेशर उसका क्या है? ज्यादा। जैसे अपन बॉटल, तो प्रेशर ज्यादा था तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा थी, उस प्रेशर पर उसकी सॉल्युबिलिटी, गैस डिसॉल्व हो रखा है। पर जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन अपन खोलते हैं तो आप खुद नोटिस करो बेटा, ढक्कन खोलते प्रेशर बढ़ा के कम हुआ। तो अगर प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी भी, प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी। यानी कि जैसे ढक्कन खोलते हैं तो बबल्स ऊपर आने की कोशिश करते हैं ना। तो क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि प्रेशर कम हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, अब सॉल्युबल नहीं होगा ज्यादा उसमें, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी गैस। समझ में आ गई बात?
यानी कि प्रेशर ज्यादा था तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, अचानक से ढक्कन खोला, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी कम। दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है उसे समझाता हूं। जैसे स्कूबा डाइवर्स होते हैं, है ना, जैसे समुद्र वगैरह के अंदर एकदम गहराई तक जो कूद के जो देखते हैं ना मछली वगैरह, मतलब कैसे क्या एक्वाटिक लाइफ होती है ना, इनको हम बोलते हैं स्कूबा डाइवर, उसको स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। कोई कहीं जैसे कहीं घूमने गए कई लोग, है ना, जैसे अंडमान निकोबार गए, है ना, गोवा गए, तो वहां पर लोगों का एडवेंचर होता है। जैसे कोई पहली पहली बार जाता है घूमने तो उसकी बहुत सारी चीजें होती है कि यार ये भी कर ले वो भी कर ले। तो बीच वगैरह पर जाते हैं तो वहां पर जो है वो जो मीडिएटर होते हैं ना, ब्रोकर होते हैं, और ब्रोकर है ना एकदम वो जैसे फाइल लेके घूमते रहते हैं, दलाल, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बोलना तो मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज कर रहा था, ब्रोकर, है ना। तो वो फाइल वगैरह लेके घूमते कि सर देखो ये स्कूबा डाइविंग इतने रुपए में ये करवा देंगे ये करवा देंगे। तो वहां पर क्या करते हैं वो लोग, अब बाद में खुश हो जाते हैं कि यार स्कूबा डाइविंग करवाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के, एकदम टीवी वगैरह में देखा था, तो बेवकूफ बनाते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एकदम जैसे समुद्र में ले जाएंगे और वो ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर गहराई ज्यादा नहीं होगी। तो और वो भी उसके अंदर मतलब यूं मान लो कि मतलब ऐसे बस डुबकी पड़वा के वापस थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर वो भी खुश हो जाएगा और वापस बाहर निकाल लेते हैं। वो एक्चुअल स्कूबा डाइविंग नहीं होती है। जो प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो गहराई तक जाते हैं, वो टीवी वगैरह में जो अपन देखते हैं, है ना, जैसे डिस्कवरी वगैरह पर अपन देखते हैं ना एकदम गहराई तक जाते हैं, तो तो उनमें जो है क्या होता है कि पहले तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस होता है। अगर तुम वही चीज करने की कोशिश करोगे कि तुम सोचो कि उसमें क्या बड़ी बात है, सर काहे के प्रोफेशनल, मुझे तो स्विमिंग बहुत अच्छे से आते है, मैं तो गांव में नहर में खूब कूदा हूं, है ना, आपको अगर ऐसा कुछ फील आए तो बेटा वैसा आपको लग रहा है, आपको लगेगा कि सर क्या दिक्कत आ रही है उसके अंदर, तैरना मुझे आता ही है, कूद जाऊंगा तैर लूंगा, ऑक्सीजन की दिक्कत आएगी तो सिलेंडर तो मैं लेके जा ही रहा हूं, पैसे दिए मैंने उसको। तो ऐसा नहीं होता बेटा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लगती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो क्या होता है कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मली अपन जिस रेट से इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, उस रेट से अगर वहां पर इनहेल करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन जो गैस है वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है अपनी बॉडी में। ठीक है, तो सोचो प्रेशर ज्यादा थे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, यानी कि वो जो ऑक्सीजन है अपनी बॉडी में वेन्स वगैरह के थ्रू मतलब अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा डिसॉल्व हो जाता है। अब क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि पानी में जाने के बाद जलपरी बन जाओगे, बाहर भी तो आओगे। तो बेटा प्रेशर ज्यादा था तो सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा हो गई, मगर जैसे अब अचानक से मान लो कि नीचे पानी में शार्क वगैरह आ गई, अब अचानक से आप बाहर की तरफ आए, तो जैसे ही बाहर आओगे तो प्रेशर अचानक से क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी कम। तो आप इमेजिन करो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ क्या हुआ था, ढक्कन खोलते क्या हुआ था, गैस बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ अचानक से। तो बिल्कुल तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा, जैसे तुम बाहर आओगे तो अचानक से प्रेशर क्या हो गया, कम, तो सॉल्युबिलिटी कम, यानी कि जो एक्सेस ऑक्सीजन अपनी बॉडी में डिसॉल्व हो गई थी वो बाहर आने की कोशिश करेगी। अब उसको अगर जगह नहीं मिलेगी तो अपने वेन्स के अंदर वो कहीं ना कहीं क्लॉट्स का फॉर्मेशन कर देती है, या फिर इवन कार्डियक अरेस्ट होने के भी चांसेस होते हैं, अटैक आने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए वो लोग पहले से फॉर्म भरवा लेते हैं कि मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो वहां पर भी कंसेप्ट किसका लगा बेटा, प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी कम। समझ में आ गई बात? जैसे एक मूवी है, तुमने क्या पता देखी होगी नहीं देखी होगी, एक मूवी थी पहले, पुरानी मूवी है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। किस किसने देखी है? जिसने नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं, उसमें रफ आइडिया दे देता हूं क्या होता है क्या नहीं होता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जैसे उसमें क्या होता है, उसमें उसमें 3 एक्टर होते हैं। एक होता है उसके अंदर ऋतिक रोशन, एक होता है उसके अंदर फरहान अख्तर, और एक उसमें होता है अभय देओल, और एक्ट्रेस उसके अंदर होती है कैटरीना कैफ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 3 दोस्त हैं, तो 3 दोस्त जो है वहां पर भी ये कंसेप्ट लगने वाला है बेटा, सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट लगेगा अभी, मतलब रिलेट करेंगे अपन थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता है कि 3 में से एक दोस्त की शादी होने वाली होती है, तो 3 दोस्त आपस में जो है ना, आपस में डिस्कस करते, तेरी तो शादी हो जाएगी, तो इसके पहले अपन बैचलर ट्रिप प्लान करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। तो वो लोग जो है 2-4 महीने के लिए कहीं ना कहीं घूमने निकल लेते हैं, तो अलग अलग सरप्राइज देते हैं। एक दोस्त कहता है मेरी तरफ से सरप्राइज है, अपन इस कंट्री में जाएंगे और वहां ये सब करेंगे। ऐसे करते करते घूमते घूमते वो एक जगह ऐसी पहुंचते हैं जहां पर सरप्राइज उनका दोस्त देता है कि अपने को स्कूबा डाइविंग करनी है। अब वहां पर उनको मिलती है कैटरीना कैफ, तो अब स्कूबा डाइविंग करनी है, तो 3 में से 2 को स्विमिंग आती है, एक को स्विमिंग नहीं आती है। उसके अंदर ऋतिक रोशन को बहुत डर लगता है पानी से। तो अब क्या होता है उसमें, ऐसा नहीं कि स्कूबा डाइविंग करनी थी तो सीधे हाँ स्कूबा डाइविंग वाला पॉइंट आ गया तो सीधे से जो है पानी में कूदा दिया ऑक्सीजन सिलेंडर पहना के। उनको पहले 3-4 दिन तक ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है
तो ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि देसियों की तरह सीधे अगर कूद जाएंगे तब तो फिर मरने के चांसेस होंगे ना, मूवी वहीं खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए एक्चुअल में सच में प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि किस रेट से इनहेल करना है, किस रेट से एक्सहेल करना है, ताकि अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आए। और इवन उसी चीज को थोड़ा सा कम करने के लिए कि दिक्कत ज्यादा ना आए, इसीलिए डाइल्यूट भी किया जाता है उस ऑक्सीजन सिलेंडर को। उसमें एक अक्रिय गैस मिलाई जाती है, जैसे हीलियम गैस मिला दी जाती है। समझ में आ गई बात? तो एनसीईआरटी में है ये सारी कहानी। इसको और कई एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो। मतलब प्रेशर ज्यादा था, सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, प्रेशर कम, सॉल्युबिलिटी कम। डे टू डे लाइफ में कई लोगों को वैसे ही पता है ये सारी चीजें। इवन आप ये देखो, आपने नोटिस भी किया होगा, कई मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जो सबमरीन वगैरह होती है उनकी एक लिमिट होती है कि वो कितनी गहराई तक वहां पर वो जा सकती है। जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री बॉर्डर जो होती है, तो उनके जो जैसे एक कंट्री वाले, उनके जैसे नेवी वाले हो गए जैसे, तो उनको पता होता है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रडार होती है उनके पास में, कि उनके रडार के अंदर कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। तो उस रडार की भी एक रेंज होती है काम करने की, इतनी गहराई तक अगर कोई आएगा तो वो पता कर सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अगर किसी की, अगर सबमरीन ही ऐसे बन गए कि बहुत ही ज्यादा गहराई तक जा सकता है, तो उस केस में तो पता ही नहीं लगेगा। मगर एक्चुअल में वैसे सबमरीन बनने के चांसेस ही बहुत कम है, क्योंकि जितना डेप्थ में जाएगा प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा। तो फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी सबमरीन इतने ज्यादा प्रेशर तक। तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, कोलैप्स हो जाएगी, वो फूट जाएगी वो। ये मूवी भी बनी हुई है इसी के ऊपर। समझ में आ गई बात? और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल से समझाता हूं, सुनो इसको ध्यान से। जैसे मान लो कि कहीं आप घूमने गए, आप किसी पहाड़ी एरिया पर घूमने गए, जैसे मान लो मनाली में कुछ नहीं होता ऐसा। मनाली मतलब ये रहा अपने पास में, ये वाली बात है। हाँ, ऐसी जगह पर जो है आपको दिक्कत ज्यादा आ सकती है। सुनो बेटा, पहाड़ी एरिया का मतलब क्या कह रहा हूं, जैसे मैं किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया की बात कर रहा हूं। सुनो ध्यान से बेटा, फिर वापस से सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट है ना। अब किसी पहाड़ी एरिया पर आप घूमने गए कहीं ना कहीं, पहाड़ी एरिया का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ शिमला मनाली तक घूमने चले गए, जैसे अब जैसे कैलाश पर्वत हो गया है ना, या फिर मान लो जैसे लेह लद्दाख हो गया, नाम सुना है लेह लद्दाख? अब इतना हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां पर, मतलब इवन हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मोटरेबल रोड हाईएस्ट जो है वहीं पर ही है। तो वहां पर जब लोग घूमने जाते हैं तो कई लोगों को दिक्कत आती है सांस लेने में। सांस लेने में दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि प्रेशर वहां क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या है, कम है। अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो जिस रेट से ऑक्सीजन अपने को मिल रहा था, उस रेट से ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहा, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो कंसेप्ट वहां पर भी क्या लगा, सॉल्युबिलिटी का। प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी कम। समझ में आ गई बात? कई लोग जैसे मान लो एवरेस्ट क्लाइम करने जाते हैं, है ना, तो एवरेस्ट का भी बेस कैंप होता है या फिर उसके भी आगे जाते हैं, तो नॉर्मल आदमी क्यों नहीं जा पाता है? इतनी डिफिकल्टी क्यों होती है? क्योंकि सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि प्रेशर बहुत कम हो चुका होगा, तो फिर सॉल्युबिलिटी भी कम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर फिर आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आप चल ही नहीं पाओगे, वीकनेस फील होगी, बहुत सारी चीजें वहां पर लगती हैं, मतलब जो अपन सोच के नहीं जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि कंसेप्ट क्या है, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी कम, यानी कि अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया वहां जाके। अपना इक्विलिब्रियम यहाँ के अकॉर्डिंग था, वहां गए प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो फिर वहां के लोगों से अगर पूछते हैं कि भैया इक्विलिब्रियम वापस कैसे अचीव करे, तो वो लोग कहते हैं लंबी लंबी सांसें लो, तुम्हारा पहले वाला इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब ऑक्सीजन ही तो कम मिल रहा था, लंबी सांसें लोगे तो वापस ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो कई तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, कंसेप्ट समझ में आएगा आपको? कुछ समझ में आया क्या? लिख लो, सीधा सिंपल सा रिलेशन एकदम शॉर्टकट में। विलेयता इनवर्स किसके, टेम्परेचर के, डायरेक्ट किसके, प्रेशर के। लिख लिया बेटा? तो लिखो। अब एक छोटा सा कंसेप्ट बाकी है आखिरी, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए काम आएगा। जैसे मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ बेटा, मैंने एक अभिक्रिया लिखी PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2। मुझे ये बताओ बेटा कि मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया तो शिफ्टिंग फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड? कहां शिफ्टिंग होगा, फॉरवर्ड। तो अल्फा का मान बढ़ेगा कि कम होगा? तो मैंने बोला कि जब हमने आयतन बढ़ाया तो अल्फा का मान बढ़ा। आपसे इससे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो बोलेगा कि पहले अल्फा इतना था तो अब अल्फा कितना होगा, और वो आपको आयतन या प्रेशर के बारे में बोलेगा कि हमने आयतन को 16 गुना कर दिया,
हमने प्रेशर को 25 गुना कर दिया, तो बताओ अल्फा कितना गुना बढ़ेगा या फिर कम होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको बताने के लिए सीधी सिंपल से ट्रिक मैं आपको लिखवाऊंगा, उससे आप हमेशा आंसर कर सकते हो। तो आप हेडिंग लिखो, अल्फा कॉमा प्रेशर, अल्फा कॉमा पी कॉमा वी, अल्फा कॉमा पी कॉमा वी के मध्य, अल्फा कॉमा पी कॉमा वी के मध्य संबंध, अल्फा कॉमा पी कॉमा वी के मध्य संबंध। लिख लिया? रिलेशन है बेटा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये पी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। ये सिंपल सा रिलेशन है। यहां पर जो एनपी होता है, एनपी का मतलब बेटा स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की स्टाइक्योमेट्री है। एनपी क्या है बेटा? प्रोडक्ट की स्टाइक्योमेट्री। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट मत समझना बेटा, क्योंकि सब जगह सुप्रीम कोर्ट चल रहा है आजकल। एससी का मतलब क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण मिति गुणांक। इससे कई तरह के क्वेश्चन इजी भी हो सकते हैं। एक तो मैंने बता ही दिया कि कैसे क्वेश्चन इजी होंगे, है ना? या तो सिर्फ इतना नोट करो, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। आज क्या क्या पढ़े अपन? एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया मैंने और ली चैटिलियर के क्वेश्चंस करवाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आयनिक शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस नहीं करना है। समझ में आएगा ये चैप्टर? पहले तो